हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया तो सबसे पहले ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे और उसकी डिफिनेशन के बारे में हमने समझा था। फिर हमने जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है वो कहते किसे हैं, फिर हमने उस पर भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में एक कलर डिस्क्रिमिनेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता था, मतलब मिला था कि जब यूरोपियन लोग सिर्फ ट्रेड करने के लिए कहाँ जाते तो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहीं पे जाकर के वो पूरी तरीके से बस जाते हैं और साउथ अफ्रीका को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर हमने साउथ जहाँ वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में जो भी रंग भेद की जो नीति थी, यानी कि जो कलर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो नेल्सन मंडेला है वो उन्होंने किस तरीके से अपना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किसमें, तो साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाने में। साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस दिलाने में। फिर हमने साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिजाइन किया गया, किस तरीके से वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जो भी उनका पास्ट था, इतिहास था, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने एक ब्राइट फ्यूचर के लिए क्या है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस। फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता रहती है वो आखिर क्यों पड़ते हैं, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया था कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो मेन फंक्शन है वो सारे क्या है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारत का संविधान कैसे बना, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया क्या है, एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, डाइवर्जन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो डाइवर्जन, यानी कि डाइवर्स कंट्री देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में हर एक रिलीजियस, हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेजेस के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन से वो अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, कोई सी भी भाषा बोल सकते हैं। तो ऐसा इसीलिए है आज हम ऐसा कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा वो सारे ऐसे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिए गए जिसके वजह से क्या हो कि हमारी कंट्री जो डाइवर्स कंट्री है वो एक यूनिटी, यानी कि एक अखंडता के रूप में हमेशा बनी रहे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन करके लिखा है उसका मेन पर्पस यही था कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस का काम यह था कि इतनी जो डाइवर्सन कंट्री है इसको एक साथ यूनाइट करके रख पाना और इस तरीके के प्रावधान संविधान में लिखना उनके लिए सबसे ज्यादा कठिन काम था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दे दिए जिसकी वजह से आज डिफरेंस, डाइवर्सिटी होने के बाद भी, डाइवर्जन होने के बाद भी हमारी कंट्री में क्या है, एक इक्वालिटी और यूनिटी देखने को मिलता है। तो भारत में जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ में जो इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट किया गया था, लड़ाइयां लड़ी गई थी, वो कब लड़ी गई थी, तो 1850। जैसे ही हमारी कंट्री में 1857 में ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया गया तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या है तो एक एक्ट हमारी कंट्री में पास किया जिसे क्या कहा गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया, फिर जिसे क्या कहा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक्ट हमारी कंट्री में लाया गया था। इसमें क्या है कि इसमें जितने भी जो इंडियन, जब हम अपनी कंट्री की बात करें तो उस टाइम पे इंडियंस की जो भी एक्सपेक्टेशन थी तो उसको फुलफिल नहीं किया गया था। ये एक्ट सिर्फ इसीलिए लाया गया था ताकि दोबारा से इस तरीके का कोई भी रिवोल्ट देखने को ना मिले। तो जैसे ही हमारी कंट्री आजाद हुई तो आजाद होने के बाद क्या है, तो रिलीजन्स के बेस पे हमारी कंट्री का क्या कर दिया गया, तो पार्टीशन कर दिया गया। यानी कि किसके आधार पर पार्टीशन किया गया, तो रिलीजियस के आधार पर हमारी कंट्री का पार्टीशन कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। तो इंडिया और पाकिस्तान के रूप में हमारी कंट्री का क्या कर दिया गया था, तो डिवीजन, यानी कि फिर बंटवारा कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था। तो जो भी रिलीजन्स के आधार पे जो पार्टीशन किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि
एक साइड इंडिया रहेगी और पांच जितने भी जो एरिया रहेंगे जहाँ पे जो मुस्लिम रिलीजन माइनॉरिटी मेजोरिटी में है, तो वो एरिया किस में जाएगा, वो पाकिस्तान में चला जाएगा। तो पाकिस्तान दो पार्ट में बनकर निकला था, एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश कहते हैं। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, तब दो पाकिस्तान के रूप में और एक हमारी कंट्री के रूप में किया है, तो इनका पार्टीशन सिर्फ एक रिलीजियस के आधार पर कर दिया गया था। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा और 8 अदर मेंबर्स के साथ मिलकर के 1928 में क्या है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। लेकिन उस टाइम कांग्रेस, मतलब उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके हाथ में सारी कंट्रोल थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत पे लागू नहीं हो पाया। तो अगर हम कहते हैं कि भारत का ये हमारा पहला संविधान है, तो नहीं, अभी जो हम अपने कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखते हैं, तो भारत का दूसरा संविधान है, ना कि पहला। पहला संविधान कब था, तो पहला संविधान 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के द्वारा मिलकर के लिखा गया था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि उस टाइम किसका रूल था, तो हमारी कंट्री पे ब्रिटिश रूल था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल था, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री पे लागू नहीं हो पाया। 1931 में कराची में हुई जो यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये रखा गया था कि आजाद के बाद क्या है, तो भारत का संविधान कैसा होगा। यानी कि अगर हम बात करें जो 1931 में जो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची के अंदर जो सेशन हुआ था, तो उसमें इस बात को रखा गया था कि जैसे ही हमारा देश आजाद होगा, तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी प्रावधान रखी जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है, जो एक डाइवर्जन वाला कंट्री है, एक अलग अलग विविधताओं वाला देश है, तो उसको किस तरीके से यूनाइट किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि जो आज के टाइम पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो नींव रखी गई थी, वो कब रखी गई थी, जो कराची 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, तो उसमें रखी गई थी। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है 1600 से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी, जब हम अपने संविधान की बात करते हैं कि संविधान में क्या, किस तरीके से एक आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो कब से उसके बारे में कब से बातें करना स्टार्ट किया गया, तो कराची का जो सेशन हुआ था 1931 में, तो उसके बाद से शुरू हुआ कि हम जैसे ही हमारे देश आजाद होगा, तो किस तरीके से हमारा संविधान बनाया जाए और हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, कौन सी अधिकार दिए जाएंगे, कौन सा कर्तव्य, ये सब। यानी कि जो हमारा 1931 का जो सेशन हुआ था कराची में, तो उसके बाद से स्टार्ट हुआ। फिर इन दोनों ही दस्तावेज में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक व्यवसाय, मताधिकार, स्वतंत्र और समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें जो 1928 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, या जो 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी, तो कुछ बातें सेम थी। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू वोट का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, और इन सब ये ऐसे थे, ऐसे शब्द थे, ऐसे अधिकार थे जो कि दोनों संविधान में रखे गए थे। यानी कि 1928 के भी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उसमें भी ये सारे अधिकार की बात की गई और ये सारे अधिकार दिए गए। फिर जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम भारत का जो संविधान की बात करें, उसकी जो नींव रखी गई थी, वो कहाँ से रखी गई थी, तो यहीं से भारत की जो नींव रखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो शुरुआत हुई थी हमारी कंट्री की, तो यहीं से हुई थी। जो 1928 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा और 8
जो आदर्श कांग्रेस लीडर्स के द्वारा जो लिखी गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम इंडिया में किसका रूल था, तो ब्रिटिश रूल था। फिर उसके बाद जैसे ही हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की, तो उसके बाद जितने भी जो हमारे लीडर्स थे या जो भी हमारे जो लीडर्स थे, जितने भी जो नेताएं थे, तो उनके बाद क्या है, तो उन्हें अलग अलग अवसर मिलने लगे थे किसमें, पार्टिसिपेट करने के लिए और काम करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए। तो ये सारे अधिकार फिर क्या है, तो धीरे धीरे मिलने लगे, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई थी, तो स्टार्ट हो गई थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते किसे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब होता है एक ऐसी सभा, यानी कि एक ऐसी असेंबली जिसमें क्या हो, इलेक्टेड मेंबर जब डिस्कशन करते थे संविधान में क्या लिखा जाएगा, संविधान में क्या होना चाहिए, संविधान में जो आम आदमी है उसमें क्या अधिकार देगा हमारा संविधान, जब इस डॉक्यूमेंट के लिए जब डिबेट एंड डिस्कशन के लिए जब एक ऐसी असेंबली को बिठाई गई या ऐसी सभा को बुलाई गई, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि द असेंबली ऑफ द इलेक्टेड पीपल रिप्रेजेंटेड that work to write a hawk document called the constitution is called the constitution assembly। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी सभा जहां पे जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठ करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें लोगों के अधिकार, लोगों के कर्तव्य देने की बात की हो, तो वो हमारा कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस सभा में बैठते हैं, बैठ करके ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब बात करते हैं हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, यानी कि भारत का संविधानिक, यानी कि भारतीय संविधान का सभा। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो इसकी जो पहला चुनाव हुआ था, कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में इसका पहला चुनाव हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स के लिए जो चुनाव किया गया था वो कब किया गया था, तो जुलाई 1946 में किया गया था। अगर हम बात करें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, वो कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक इसके एक साल बाद क्या है कि भारत एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया, और इंडिपेंडेंस होते ही भारत को क्या है, तो दो अलग अलग पार्ट में क्या है, तो डिवाइड कर दिया गया था। यानी कि भारत का दो अलग अलग पार्ट में पार्टीशन कर दिया गया था। एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कितने पार्ट में किया गया था, दो भाग में। एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान है, और एक है ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में हमें क्या देखने को मिलता है, तो बांग्लादेश के रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में देखने को मिलता है, तो बांग्लादेश को रूप में देखने को मिलता है। फिर जैसे ही संविधान असेंबली हुआ तो उसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया गया था। पहला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो पहला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्थापित हुआ, उसके एक साल बाद जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके बाद क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसे भी दो पार्ट में बांट दिया गया। तो पहला पार्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, और दूसरी को पार्ट में बांटा गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसमें हमारे संविधान को लिखने के लिए टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 299 मेंबर्स थे। और 26 नवंबर 1949 को क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके पूरी तरीके से क्या हुआ था, तो तैयार हो गया। और कुछ यानी कि अगर हम कुछ आर्टिकल्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, वो हमने 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिए, और बाकी का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, तो अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे,
वो किन्हें चुना गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो यहाँ से एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो इसका हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जितने भी जो डिस्कस किए गए थे सेक्शन पे, उसमें कम से कम कितने थे, तो 2000 से भी ज्यादा उनमें अमेंडमेंट किया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टोटल कितने 114 डेज लिखे थे। अगर हम इसको बात करें कितना, तो 2 मतलब 3 यानी कि 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में और तैयार होने में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल जो डिबेट्स किए गए थे वो 12 मोन्टो मतलब अगर हम बात करें तो 12 छोटे छोटे वॉल्यूम्स यानी कि खंडों में प्रकाशित किए गए थे, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी डिबेट डिस्कशन हुआ था। फिर अगर हम बात करें इन्हीं बहसों से हर प्रस्तावना के पीछे जो सोच और तर्क को समझा जा सकता है। आज के टाइम पे हम जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स या जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम जो एंजॉय करते हैं वो सब के पीछे क्या है, तो एक काफी लंबा डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किया गया था, जिसकी वजह से आज हम जब 76 अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें हमारा कंट्री क्या है, एक पूरी यूनाइट कंट्री के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें कि हर एक पर्सन के पास इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स हमें फंडामेंटल राइट्स और हर एक चीज का अधिकार, एक समान अधिकार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि जब हमारे भारत संविधान को क्या किया था, तो लागू किया गया था 26 नवंबर 19 जब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो रेडी हो गया था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, तो रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे कि फिर 26 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस डे में सेलिब्रेट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के क्या हुआ था, तो पूरी तरीके से रेडी हो गया था। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स दिए गए, तो पहला फीचर्स ये दिया गया कि हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसे कहते हैं जिसमें क्या हो, पावर का डिवीजन हो, यानी कि पावर क्या हो, ऊपर से लेके नीचे तक बटा हुआ हो। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमो, यानी कि जो सर्वोच्च माना जाए वो किसको माना जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाए। इसमें जो जुडिशरी हो, जुडिशरी क्या हो, एक इंडिपेंडेंस होकर के काम करे। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब फिर क्या है, तो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आज हम अपने पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीन जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है। तो हमारी कंट्री में किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया। फिर अगला फीचर्स हमें क्या देखने को मिलता है, एक सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखने को मिलता है। सोवरेन का मतलब होता है एक ऐसा देश जिस पर बाहरी देश का प्रभाव
ना हो, यानी कि वो अपनी डिसीजन लेने में उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, वो किस देश के साथ अपना रिलेशन बनाएगा, किस देश के साथ कैसा रिलेशन बनाएगा, किस देश के साथ उसका ट्रेड होगा, इन सब का डिसीजन लेने में, और या हम बात करें कि वो अपनी कंट्री में शासन व्यवस्था कैसा रखेगा, इन सब का जो डिसीजन लेने में वो क्या हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो जो राज्य ये सारे डिसीजन लेने में स्वतंत्र होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक सोवरेन कंट्री कहलाता है। और आज के डेट में क्या है, हमारी कंट्री एक सोवरेन कंट्री है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो यानी कि हमारी जो कंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक सर्कुलर कंट्री होनी चाहिए। सर्कुलर का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य यानी कि एक ऐसा देश जो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे, उसके लिए सभी धर्म क्या हो, तो इक्वल हो, उसके लिए सारे धर्म क्या हो, तो इक्वल हो। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं हम सर्कुलर स्टेट। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर एक धर्म को क्या है, तो समान माना गया है, ना किसी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना किसी को दबाया जाता है, तो सबको एक समान धर्म की जो दर्जा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर स्टेट। फिर हमारे संविधान में क्या है, लोगों के पास अधिकार दिए गए, जैसे कि एक शिक्षा का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, राइट टू लाइफ का मतलब जीवन जीने का अधिकार। फिर अगर हम बात करें अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी घूमने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये हमारी क्या हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो हमारी कंट्री का जो जुडिशरी सिस्टम होगा यानी कि जो न्यायपालिका होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से काम करेगा, उस पर पार्लियामेंट का कोई भी दबाव नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि जो भी जुडिशरी अपना जब न्यायपालिका अपना काम करती है तो उसमें पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जब हम न्यायपालिका की बात करें तो उसमें हस्तक्षेप कर सके यानी कि इंटरफेयर कर सके, ये पार्लियामेंट या सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। फिर क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में लिखे गए ताकि जिससे ये हो कि जो हमारा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या करता है, हर एक राज्य को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए क्या करता है, एक डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन उसे कहा जाता है जब अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या जब कोई नया लॉ लाया जाता है, नया कानून लाया जाता है, उसके लिए जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा क्या किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंजेस किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। जैसे कि अगर हम बात करें राइट टू लाइफ के बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में, अगर एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास ये एक अधिकार है राइट टू लाइफ का, ये हमारे पास एक मौलिक अधिकार है। इसमें सरकार के द्वारा देखा गया है कि आज के टाइम पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि सरकार पीने वाला पानी क्या करे, तो पब्लिक को प्रोवाइड कराना सरकार का क्या बन जाता है, एक दायित्व बन जाता है। तो जैसे ही वाटर हर एक पर्सन के लिए वाटर प्रोवाइड कराना जब सरकार के लिए कर्तव्य बना दिया जाएगा और उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो एक अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो कि 1976 में किया गया था, जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तभी किया जाता है जब देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून लिखा गया है और उस कानून को समय के अनुसार बदलाव करने की जरूरत है, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। तो ऐसा भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि समय के अनुसार क्या करेगी, तो जो हमारी पार्लियामेंट्री सरकार है यानी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन जब हम अगर बात करें केशवानंद भारती केस की जो कि 1973 में आया था,
तो उसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पार्लियामेंट है यानी कि गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी चेंज कर सकती है, बस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकती है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जिससे क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि जो सरकार है वो अपना मनचाहा बदलाव संविधान में ना कर सके। अब बात करते हैं हम फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि जो हमारे संविधान का जो दर्शन है अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो यानी कि संविधान की जो शुरुआती जो बुनियादी मूल की एक जो छोटी सी उद्देश्य के साथ होती है, यानी कि जो संविधान है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका जो स्टार्ट यानी कि उसकी जो बिगिनिंग होती है वो किससे होती है? तो एक शॉर्ट प्रेम्बल से होती है, जिसमें कि क्या है हमें एक पूरा ओवरऑल पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर कौन कौन से प्रावधान यानी कि कौन कौन सी बातें की गई है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन मूल्यों को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उससे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम को जांच परख लिए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। यानी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जब सरकार पब्लिक के द्वारा चुनी जाएगी और सरकार क्या करेगी? पब्लिक के इंटरेस्ट में रहते हुए काम करेगी और जो भी सारे इंक्वायरीज के बाद ही क्या होगी? तो भारत का जो बेसिक डेमोक्रेसी का वो क्या बनेगा? तो बेस बनेगा। फिर भारतीय संविधान की जो सारी जो धारा हैं इनके अनुरूप ही बनाई गई, यानी कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किस बेस पे बनाई गई? तो भारतीय लोकतंत्र के आधार पर ही बनाई गई और उसे काफी ज्यादा जांच परख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी जो आर्टिकल सब है वो सारे आर्टिकल सब लिखे गए। फिर क्या किया? तो उसमें ये सारे परख इन सब के बाद क्या ये हमारी किसमें ये हमारी हेल्प करेगा किसमें? परखने में, यानी कि ये हमें टेस्टेड करने में हेल्प करेगा कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा या बुरा है। ये सारे हमारे किसमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? तो ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यानी कि यहाँ से भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सोल ऑफ द प्रेम्बल ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। अब हमारे संविधान में क्या है? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं? तो पूरा डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आता है सर्कुलर, यानी कि भारत एक ऐसा कंट्री होगा, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जो कि किसी भी रिलीजियस को ना तो ज्यादा बढ़ावा देगा ना ही ज्यादा किसी भी रिलीजियस को दबाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत के सरकार के लिए क्या होगा? सारे धर्म एक समान होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? तो सर्कुलर कहते हैं। फिर है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कंट्री का हेड है वो किसके द्वारा चुना गया हो? तो पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप में। जिस कंट्री का जो हेड पब्लिक के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। जैसे कि यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि अगर हमारी कंट्री में कौन है? प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्रेसिडेंट रहते हैं, इन दोनों में समझिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? रूलिंग पार्टी का हेड होता है। कौन होता है? रूलिंग पार्टी का हेड। रूलिंग पार्टी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी का हेड। और जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हमारी कंट्री का हेड, जो कि अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी जो फीमेल है, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट अभी हमारी कंट्री की है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है? हमारी कंट्री का हेड होता है। तो जब इन्हें पब्लिक के द्वारा चुना जाए तो उसे हम कहते हैं एक रिपब्लिक कंट्री। जैसे कि हमारी कंट्री क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री का जो हेड है
यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसे इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता है, पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो उसमें जितने भी जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, पार्लियामेंट के जितने भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं जो कि पब्लिक के द्वारा चुने गए हैं, तो वो वही कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट को जाकर के वोट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया में वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता है, तो पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। अब अगला जो वर्ड आता है वो आता है डेमोक्रेसी। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया तो उस टाइम ये प्रावधान रखा गया कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी वो एक फिक्स टाइम के बाद किसके द्वारा चुना जाएगा, तो पब्लिक के द्वारा ही चुना जाएगा। जैसे कि हमें हर 5 साल में क्या है, तो इलेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम या तो उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी रूल में रहता है, जिसकी गवर्नमेंट रहती है, या अगर हमें वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आती है तो हम किसी और पार्टी को वोट दे करके गवर्नमेंट बनवाते हैं या उसमें चुनाव जिता देते हैं। अब आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स यहाँ पे कहा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि जितने लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने हर एक आदमी क्या रहेगा, तो बराबर रहेगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी एक पुअर पर्सन, लॉ के सामने क्या है, हर एक पर्सन क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा। फिर आता है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब है यूनिटी। अगर हम दूसरी वर्ड में बात करें यूनिटी, या तो कहे या तो जो बंधुत्व उसको हम कहे तो भाईचारा, भाईचारा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अधिकार दिए गए, जो भी कर्तव्य दिए गए, वो सिर्फ इसीलिए दिए गए ताकि हम अपनी कंट्री को क्या कर सके, एक यूनाइट कंट्री के रूप में खड़ा करके रख सके, और हमारी कंट्री क्या हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना हो, और जितनी भी जो डाइवर्जन के लोग हैं वो सब एक साथ मिलकर के एक फैमिली में, मतलब एक साथ मिलकर के एक देश में रहे। और इसमें किसी भी जो भी सिटीजन है उसको ना तो किसी भी सिटीजन को ना तो कमजोर माना जाए, ना किसी भी सिटीजन को ताकतवर यानी कि पावरफुल माना जाए। सब एक साथ मिलकर के शांतिपूर्ण भाईचारे की भावनाओं के साथ हमारे देश में मिलकर रहे और हमारे देश को क्या करे, तो एक यूनाइट कंट्री को बना करके रखे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रावधान लिखे गए, वो सिर्फ वो इस बात को ध्यान में रखते हुए रखा है कि ये जितने जो वर्ड हमने अभी डिस्कस किए, जैसे कि सर्कुलर हो गया, रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फर्टर्निटी, तो ये सब इसके बेस पे हमारी कंट्री क्या है, तो दुनिया की एक सबसे पीसफुल कंट्री के रूप में दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में खड़ा रहे, और हमारी कंट्री एक पावरफुल कंट्री बनने की बात की ओर चलता रहे। जो कि आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि इंडिया, जब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया की भी काउंटिंग क्या होती है, एक पावरफुल कंट्रियों में की जाती है, सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जो भी डिजाइन किए गए थे, जो भी वर्ड्स लिखे गए, या जो भी प्रावधान लिखे गए, जो भी आर्टिकल्स लिखे गए, या जो राइट्स दिए गए, सिर्फ इसीलिए दिए गए ताकि हम अपनी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री को, एक अपनी स्ट्रॉन्ग कंट्री को बना करके रख सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन डिस्कस किया 2 कंट्री का। एक था साउथ अफ्रीका और दूसरा था हमारी कंट्री इंडिया, और दूसरा था हमने अपनी कंट्री का देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, तो उसमें हम पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।